बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको वीडियो का एक हिस्सा एक फ्रेम पे, दूसरा हिस्सा दूसरे फ्रेम पे नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि ये शुरू वाला पोर्शन मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले इसकी आवाज़ का इशू था। वो तो शुक्र है अपलोड करने से पहले मैंने चेक कर लिया, और एक सरप्राइज़ एंट्री इस वीडियो के अंदर हुई थी। वो किसकी है वो आप आगे चल के ही देखेंगे। हुआ ये नाज़रीन कि सबसे पहले आज आगाज़ इस खबर के साथ करेंगे कि ना तरमीम फ़िलहाल होती नज़र आ रही है और ना ही तोसी होती नज़र आ रही है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो रहे हैं। 18 दिन उनके रह गए हैं टोटल, और अगर इसमें से 2 हफ्ते और 2 इतवारें निकाल दें तो 14 वर्किंग डेज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास खाली बचे हैं। और इन 14 दिन के बाद उन्होंने रिटायर होकर अपने घर चले जाना है। इसके अलावा नाज़रीन ने इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, और बल्कि कहा गया अडयाला जेल में कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। और रीज़न उसके पीछे जो समझ आ रही है पंजाब हुकूमत की इस मूव के पीछे, अडयाला जेल इंतज़ामिया की इस मूव के पीछे, वो यही है कि इमरान खान की तरफ से अगली डायरेक्शन कोई पार्टी को ना मिल सके कि अगला एहतजाज कब करना है, कहाँ करना है, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर पार्टी कहीं भी एहतजाज की कॉल नहीं देती। तो कहाँ पर एहतजाज करना है ये इमरान खान साहब की अगली हिदायत अभी तक पार्टी तक नहीं पहुंच सकेगी। 18 तारीख तक जो मुकदमात की समाअत है 109 मिलियन पाउंड केस में उनके खिलाफ चल रहा था, वो मुलतवी कर दी गई है अब 19 तारीख तक, 19 अक्टूबर तक, ताकि ना उनकी मीडिया से मुलाकात हो सके, ना वली अमीन गंडापुर के मामले पे अपना कोई मौक़िफ़ दे सकें, ना कोई बात सामने आ सके। तो एक तरह से खान साहब का ब्लैकआउट है ये पंजाब इंतज़ामिया की जानिब से, अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से, कि 19 तारीख तक, 18 अक्टूबर तक कोई मुलाकात उनसे नहीं हो सकेगी। इस दौरान एक इंटरेस्टिंग वाक़या ये होगा कि 11 अक्टूबर को यानी कि जुमे को नाज़रीन केस लगा हुआ है नज़रसानी का, बल्ले के निशान वाला। उसके ऊपर तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर उस पर मैं कहूँगा कि उसमें अली ज़फ़र साहब जब पेश होंगे तो वो कह सकते हैं कि मुझे इंस्ट्रक्शंस वहाँ से लेने दें तो मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो फिर हो सकता है कि अली ज़फ़र की मुलाकात हो जाए या बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो जाए। अगर अदालत मानी तो वैसे इसका बात का इम्कान तो नहीं है कि अदालत सुनेगी या उनकी बात मानेगी या हर बार उनको वहाँ जाने की इजाज़त देगी। तो बल्कि तो अगर उन्होंने टाइम मांगा तो शायद डिसमिस कर दी जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मुनाल वाले केस के अंदर हुई है, और वो मुनाल वाले केस के अंदर मामला क्या था, वो मामला ये था कि अदालत ने इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर दिया और मुनाल के जो कंस्ट्रक्शन थी उसको डिमोलिश किया जा रहा था, कि सिविल जज ने स्टे ऑर्डर दे दिया। और सिविल जज के स्टे ऑर्डर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा कि जी क्यों इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, कि क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वकला ने कहा कि जी लॉ में कोई पाबंदी नहीं है कि जज के खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती, लेकिन अभी ये अनप्रेसिडेंटेड है, अभी ऐसा हुआ नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, इनको करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था इसको डिमोलिश करने का। उन्होंने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी के नाम पे उनको स्टे ऑर्डर दे दिया कि जी ठेका ऐसे दे दिया गया, बोली नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो फिर जब ऑर्डर लिखवाते पूछा कि ये पेपरा होता क्या है, जैसे एक मशहूर एंकर साहिबा से पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि पेपरा रूल्स की आपने कहा अपने प्रोग्राम में कि खिलाफ वर्जी हुई, धज्जियाँ उड़ाई गई, तो ये पेपरा है क्या और उसकी कौन से रूल की खिलाफ वर्जी हुई है। तो वो ये भी नहीं बता सकी थी कि पेपरा किसका मुखफ़फ़ है, या उन्हें पता नहीं था, या उनके माइंड से निकल गया था, या वही अल्लाह बेहतर जानता है, उनको पता होगा। अलबत्ता कोर्ट में वो बता नहीं सकी थी। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी पेपरा का नहीं पता था कि पेपरा क्या होता है, तो उनको भी बताया गया वकला की जानिब से कि पेपरा ये होता है। अली अमीन गंडापुर साहब कैसे पहुँचे, वो मामला पहले ही मेरा ख्याल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो अब वीडियो के अगले हिस्से में आप देखेंगे कि अली अमीन गंडापुर किस अंदाज में इस्लामाबाद पहुँचे, और जो कहा जा रहा था कि वो अचानक से इस्लामाबाद पहुँच कर उनको कोई ले के आया या क्या हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि वो किस रास्ते से आए और किसके साथ आए। ये सारे मामले को डिस्कस करते हैं अभी ये वीडियो के अगले हिस्से में। आप यहीं से इसको कंटिन्यू रखिएगा। हुआ नाज़रीन ये कि गंडापुर साहब जो उनके साथ मौजूद अफराद थे, जो मेरी उनसे बात हुई, हमारे मीडिया के साथी भी थे जो पेशावर से उनके साथ चलते हुए यहाँ आए थे, वो ये बताते हैं नाज़रीन कि जब हम लोग खड़े हुए थे इस्लामाबाद के करीब, तो उस वक्त वो कहते हैं कि जब इस्लामाबाद के करीब खड़े हुए थे और शदीद शेलिंग हो रही थी और गंडापुर साहब के कंटेनर के को टारगेट करके पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही थी, और वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की हिम्मत है कि वो उस वक्त जब उसके कंटेनर के करीब नहीं जाया जा रहा था, वो कंटेनर के ऊपर छत पे खड़े हुए थे, उन्होंने अंदर जाके छुपने की या किसी चीज़ की वो नहीं की, और स्टूड देयर, और उन्होंने मुकाबला किया शेलिंग का। उसके बाद वो कहते हैं कि काफ़ी देर वहाँ रुकने के बाद अचानक से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी गाड़ियाँ वापस मोड़ें। तो तशवीश पाई कि यार शायद फिर वापस जाने लगे।
तो लोगों ने पूछा किधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा चुप करके मेरे साथ आते जी, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। गाड़ियाँ वापस मंडवाई गई और नाज़रीन वो चले B17 मल्टी गार्डन्स में, वहाँ से वो इंटर हुए। वहाँ से वो इंटर हुए, कहते हैं जी वो रिहायशी कॉलोनी जो बताई जा रही है B17 बेसिकली वो सेक्टर है, वहाँ से वो निकले वेलसापुर अंदर से होते हुए एक चढ़ के कच्चे रास्ते पे। अब उनके साथ जो आने वाले अफराद हैं वेलसा वो बताते हैं कि कंटेनर लगा के आगे से रास्ता बंद किया हुआ था, लेकिन साइड पे कच्चा रास्ता था वो खुला था। वो पता नहीं शायद वैसे रूटीन की आमदोरफ्त के लिए या फोर्सेस की मूवमेंट के लिए वो खुला था। तो वो कहते हैं जी कच्चा रास्ता जो खुला था गंडा, और वो गंडा साहब ने कहा कि जिस कच्चे रास्ते पे गाड़ी चढ़ा दें। गाड़ियाँ उसके ऊपर चढ़ी, तकरीबन 1000 के करीब लोग को कहते हैं कि गंडापुर साहब के साथ आए थे, बाकी काफिला उधर ही था, भी वो दूसरे रास्तों से मोटरवे से ही आने की कोशिश कर रहे थे। वो गंडापुर साहब के साथ जो लोग थे वो कहेंगे जी हम जा किधर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तुम्हें इस्लामाबाद लेके जा रहा हूँ, चुप करके चलते रहो मेरे साथ, जो उनका टिपिकल अंदाज है। अच्छा, फिर पूछा गया कि जी आगे ज़ाहिर स्क्वाड आगे लगा होता है, अब वो भी कहें कि जाना क्या है, गंडापुर साहब उनको बताई जा रहे हैं, अपने साथ जो उनके सिक्योरिटी लोग बैठे वो वायरलेस उनको बताई जा रहे हैं यहाँ से सीधा जाएँ, यहाँ से सजे हो जाएँ, यहाँ से खब्बे हो जाएँ, यहाँ से सीधा हो जाए, यहाँ से पुठे हो जाएँ। गंडापुर साहब के अलावा किसी का वो रास्ता नहीं आता था। इंतहाई इंटरेस्टिंग बात ये, वो उस कच्चे रास्ते होते हुए निकले, मारगला रोड पर चढ़े और वहाँ से ईरान एवेन्यू से होते हुए जो कच्चा रास्ता थोड़ा सा मज़ीद उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो अचानक उनकी लैंडिंग हुई ये F6 के एरिया के करीब वाया F10, और वो पीछे पीछे से सारे गांव जो बने हुए हैं उन वहाँ से होते हुए वो अचानक F6 के करीब से नमूदार हुए, और वहाँ से सीधा प्रेस क्लब वाली साइड के सामने से होते हुए वो पहुँच गए अचानक आके चाइना चौक में, जो एरिया वहाँ बनता है पोली क्लिनिक वाला, वहाँ वो नमूदार हुए और सारे हक्के बक्के रह गए कि ये अचानक से हुआ क्या है। और इस्लामाबाद पुलिस को सरप्राइज एंट्री थी, इस्लामाबाद पुलिस को, स्पेशल ब्रांच को, और बाकी जो इन्होंने एहलकार अपने सादा कपड़ों में लगाए हुए थे उनमें से किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी कि ये गंडापुर साहब अचानक आए कहाँ से। इनको तो बल्कि थरथली मच गई थी कि ये कहाँ से पहुँच गए, क्योंकि चैलेंज था उनका कि जी मैंने पहुँचना है, और स्ट्रेटजी का ये हिस्सा नहीं था कि गंडापुर डी चौक आके रुकेंगे। हाँ, ये तो नहीं था, वर्कर धरना देंगे वहाँ पे, अगर पहुँच गए तो वहाँ रुकेंगे, लेकिन गंडापुर साहब का वहाँ पहुँचना स्ट्रेटजी का हिस्सा था। वो पहुँच गए, उन्होंने वहाँ रुकना नहीं था, दैट वाज द स्ट्रेटजी। ये तो मैंने उस टाइम भी जब उन्होंने वहाँ आके चाइना चौक के करीब जो टाक की ना, तो मैंने कहा यार ये तो इनकी अलविदाई टाक लग रही है, जैसे हतमी होती है। उन्होंने कारकुनान को कहा जी हमने पहुँचना था, हम पहुँच आए हैं, यहाँ अपने पुरम रहना है, बस बैठना है, ठीक है, कोई चीज़ तोड़नी नहीं है, कोई आग नहीं लगानी, हमने सिर्फ ये दिखाना था कि हम पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो हम पहुँच आए। बिल्कुल। तो उसके बाद वो रवाना हुए, तो मैंने कहा ये तो अलविदाई तकरीर है, ये तो बंदा जा रहा है बस कि जी ठीक है मैं ये हाथ लगा दिया और मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद वो चले गए। फिर बाद की जो उनकी कहानी है ना उसमें झोल है यार, और नहीं झोल तो ठीक ठाक है, स्पेशली वो जो वीडियो जारी की गई गवर्नमेंट की जानिब से। वीडियो तो नहीं है, वो तो पिक्चर्स हैं। वो पिक्चर्स हैं कि ये देखें जी अंदर जा रहे हैं। अच्छा, जब वो अंदर जाने की जाने वाली पिक्चर के ऊपर टाइम नहीं लिखा हुआ। अच्छा, एक तो टाइम नहीं लिखा हुआ, टाइमिंग का मसला है। दूसरा ये कि जिन साहब को वापसी पे दिखाया गया कि ये भेस बदल के जा रहे हैं, वो उसी तस्वीर में उनके साथ अंदर भी जा रहे हैं वो लाइट स्काई ब्लू टाइप का जो कलर जिन्होंने पहना हुआ है, तो मतलब थोड़ा सा यार कोई वो खान साहब कहते हैं ना ये पढ़े लिखे ना ये कोशिश करते हैं, तो इन्होंने बस वो जल्दी में उन्होंने किया। असल में अब गंडापुर साहब कलमा पढ़ के यार जब बंदा कसम खा लेना कि ऐसा ही हुआ, तो फिर बंदा उसको बहुत ज़्यादा आर्गू कर भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। इसलिए मैंने तो कल अपनी वीडियो में यही कहा था कि बहुत कम इम्कान है इस कहानी के सच्चा होने का, लेकिन बहरहाल है कि शायद ये सारी रात वहाँ पे हाउस के अंदर भी छुपते रहे हूँ, ना उनको मिले हूँ, छापे भी इन्होंने अवॉइड किए हूँ, क्योंकि घर तो इनका है, तो बाहर से आने वाला तो छापे मारने वाला तो पहली बार अंदर जाएगा, उसे क्या पता कहाँ पर कौन कौन से ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ से तलाश किया जाता है। उसने तो खाली देखना ऐसा जी किधर बैठता होता है, ऐसी है वहाँ जी फलां जगह बैठता है, वहाँ नहीं, तो उसके नेक्सिस वगैरह एक दो देख ली उन्होंने, तो मुमकिन है शायद वहाँ पर। लेकिन फिर कल सुबह यहाँ से निकल के जाने का रास्ता नहीं था। लेकिन आप मेरे सब्र का इम्तहान ले रहे हैं यार, आपने उनकी टाइमिंग पे तो बात की, अभी जो अंदर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि टाइमिंग पे सवाल क्यों उठ रहे हैं। अच्छा, टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है, तो नाजरीन उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी पहले तो उन्होंने मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से बात की उनका। अच्छा, मज़े की बात मैं जो कहता हूँ ना कि यहाँ पे पाकिस्तान में शेख रशीद कहते होते हैं बेसिकली देयर ऑलवेज अ फेस बिहाइंड द केस, तो फेस बिहाइंड द केस की हमने एक ज़बरदस्त किस्म की मिसाल आई देखी है। वैसे लुकमान अली अफजल साहब हमेशा कहते थे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करवाया, किसी को हायर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो उनकी बात कभी मानी गई थी सुहेल साहब? नहीं, लेकिन आज मानी गई। आज मानी गई। क्यों मानी गई मुझे आपको बताऊं। उनके वकील आए थे एहसन भोन साहब। जी जी। एहसन भोन साहब इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं और ऑल इन ऑल समझे जाते हैं उस ग्रुप के, तारड़ साहब और वो ग्रुप के लीडर्स हैं।
जिनकी अनकंडीशनल सपोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के साथ है। लुकमान अली अफजल साहब को किसी ने कह लें कि थोड़ा सा ही मत है चंगी दे दी कि यार को वकील है तगड़ा सा करें, तो उन्होंने तगड़ा सा वकील किया और उन्होंने वो जो 4 लाइनें लिख के दी कि जनाब नाम मैंने अपने भाई को यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी को अप्रोच किया कि आप आके तो ये रायना सईद को उहदे से हटाएँ या वाइल्ड लाइफ को इंटीरियर के अंडर करें, CDA से निकालें, और ना मैंने अदलिया के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा चलाया, ना मैं ऐसी जरूरत कर सकता हूँ, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। ये बात उन्होंने कही और उनकी ये बात मान ली गई और तो उन्हें दल का नोटिस हो गया डिस्चार्ज। फिर अगों सख्ती आ गई साड़ी कि जनाब क्या सोशल मीडिया, इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया, क्या इन्होंने कभी इस पर एक प्रोग्राम किया कि माहौलियात के ऊपर उन चीज़ों पर आज़ाद वाले जवाब देना यार। हाँ आज़ाद वाले जवाब दें, ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने सारी कहा जी पार्लियामेंट के अंदर किसी ने मसला उठाया, नहीं उठाया, कोई नहीं उठाएगा, ना मीडिया में उठाया गया। वो तो कहते हैं मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन साथ ही पूछे जा रहे थे कि जी कोई टॉक शो हुआ इसके ऊपर, हो सकता है वो उन्होंने तो टीवी नहीं देखा ना, उन्हें क्या पता। तो ये बात शो हुआ है किसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने यार मैं बता देता हूँ ना, तलत हुसैन साहब ने किया। जिस दिन पहले दिन जजमेंट आई, मैं बाकायदा मुनाल के पास गया, वहाँ से खड़े होके लाइव किया, हमने जगह दिखाई, पूरा एरिया समझाया और उस पर बार बार हो गया बात। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि वो देखते नहीं है ना टीवी, इसलिए उन्हें नहीं पता। सोशल मीडिया वो देखते हैं, उनको टाइमिंग वाले इशू पे भी अभी 3 साल पहले इन्हीं के साथ किया है, तलत साहब के साथ। अरे वो उसके ऊपर आते हैं। अच्छा फिर आगे उन्होंने कहा कि जी हम पहले हमारे अगर फैसले गलत तो उनके ऊपर अटैक कर हमें बताएं कि जी टाइमिंग गलत है, बैठ के क्यों फैसला दिया, खड़े होकर क्यों नहीं दिया। वो इस किस्म की बातें उन्होंने शुरू कर दी। फिर कहा कि जी वो खातून किधर हैं, वो खातून कहाँ हैं, वो हमारी साइड पे मीडिया की तरफ देख के कहा। वो गालिबन शायद वो मरीम नवाज़ का जिक्र करना चाह रहे थे। अच्छा। हाँ तो वो नहीं थी, तो वो सबीन बैठी हुई थी वहाँ से GNN वाली। अब वो मरियम भी आपको पता सर पे दुपट्टा वगैरह होता है उसके, तो लेकिन वहाँ सबीन थी, वो भी दुपट्टा लेके बैठी थी। उन्होंने कहा नहीं है, नहीं ये वाली नहीं, ये नहीं है, वो शायद अभी नहीं आई है। अच्छा उसके बाद सबीन भी हंस पड़ी कि यार ये, वो पहले परेशान हुई कि मुझे क्यों, जैसे साहब पूछ रहे हैं कि ये खातून कहाँ है। हाँ जी वो कहाँ है। तो हम सब भी हैरान हुए और बताई नहीं वजह नहीं बताई। वो इसी प्रोपेगेंडे के वाले से याद करना चाह रहे थे कि जी मेरे ऊपर तनकीद हो रही है और लेटर, बट उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है मार्गला को डिफेंड किया। मरगला को किसी ने डिफेंड नहीं किया। वो कहते हैं जी ये जजेस के खिलाफ जो है ना वो गालम गलोच शुरू हो जाती है, और उसने मेरा नहीं ख्याल कभी गाली भी दी हो, नहीं देती वो उनको। अब मैं और आप ये बात करें, अगर कोई इसको कहते हैं मुझे गाली दी है, तो फिर आप उसका क्या कर लेंगे। नहीं ये तो गाली नहीं है ना, तनकीद आपके पूरे साल के ऊपर 1000 बार है सर, वो तो किताबों में लिखी जाएगी। आपके तजादात ऐसे हैं जिनका इलाज ही कोई नहीं है। मैं एक बता देता हूँ वक्ती तौर पर, आपने 3 रुकनी कमेटी में बैठ के जब ये मखसूस नशिस्तों वाला रिव्यू लगाना था, 2 जजेस ने कहा कि अभी तफसीली फैसला नहीं आया हुआ, तो रिव्यू किसका, आपने कहा नहीं रिव्यू फौरी लगना है। यानी आपके नज़दीक तब तफसीली फैसला रिव्यू के लिए ज़रूरी नहीं था। बिल्कुल 63 में दरख्वास्त लेट दायर हुई थी नज़रसानी की, यहाँ आपने कहा कि नज़रसानी तो होती ही तफसीली फैसले के खिलाफ है। अब सुहेल साहब ये तो रीजनिंग तो आती, डिटेल रीजनिंग में, तो इसलिए मैं ताखीर भी उसकी ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये 2 तजादात, अब एक मेरा आपसे सवाल है। तजाद मैंने निशानदेही कर दी, बाकी हमने लिखे हुए हैं, वो किताब छाप रहे हैं, उसमें लाएंगे। मेरा एक सवाल है आपसे। उन्होंने कहा कि ऑर्डर पे रिव्यू नहीं होता, रीजनिंग के ऊपर होता है। अब फर्ज करें यहाँ खड़े खड़े को कह दिया कि जनाब सुहेल रशीद साहब को गिरफ्तार करने को हुक्म, ठीक है। अब आप गिरफ्तारी के ऑर्डर को रिव्यू कराएंगे या पीछे रीजनिंग को देंगे, रीजनिंग को कराएंगे। आप तो एग्रीव्ड रीजनिंग से नहीं, आप एग्रीव्ड गिरफ्तारी के ऑर्डर से हैं। डिबेट हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक असूल रहना चाहिए ना, एक असूल होना चाहिए। फिर जब इसको हम मिलाते हैं तो टाइमिंग का सवाल तब आता है ना। बिल्कुल। तब मखसूस नशिस्तें चूंकि गवर्नमेंट को देना जरूरी थी, आपके नज़दीक फौरी रिव्यू रीजनिंग आने से पहले और इस बार 63 से एक रास्ता खुलना था, उसमें आप कहते हैं नहीं रीजनिंग के ऊपर रिव्यू होता है, इसलिए ताखीर भी ये लो है। तो बल्ले का रिव्यू, फिर वो आज भी उन्होंने कहा कि जब आप सुने आज उन्होंने कहा कि जब आप टाइमिंग के हिसाब से केस उठाते हैं, रेफरेंस का उन्होंने वाले थे सुकारी भुट्टो का कि सबसे पहले या तो उसको उठाते, बार बार उठाते, कोई बात ना करता, फिर कोई बात ना होती, आप उठा लें, आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये जो रिव्यूज़ हैं ये अपने वो मतलब मखसूस सीटों वाला पहले लगाना चाह रहे थे, बल्ले वाला बाद में आप आके लगाया 11 तारीख को। तो ये इस चीज़ के ऊपर वो असूल अप्लाई नहीं करता टाइमिंग वाला, हर चीज़ के ऊपर करता है। देखें ये चीफ जस्टिस साहब को बहुत माजरत, बहुत अदब के साथ, कभी भी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनको नहीं सोशल मीडिया देखना चाहिए, उससे असर नहीं लेना चाहिए। आप हमारा ये ब्लॉग अगर देख के कल वो रिस्पॉन्ड करें, गलत करेंगे, हल्फ के मुताबिक उनको अलो नहीं है। हम पब्लिक के लिए जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऑर्डर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम आपके लिए नहीं करते, आप हमारी ऑडियंस में नहीं है। जजेस कोई भी, जो मैं तो अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ, अगर कोई जज या देख रहा है ना देखे,
वो असर ले सकता है इसका। यार एक चीज़ हो ही जुडिशरी से मुतालिक डिस्कस रही है मीडिया में, उसको आप क्यों देखते हैं, क्यों असर लेते हैं? आप सिर्फ फाइल देखें, आपके सामने फाइल पे क्या आया है, वो बेशक उसमें आपका जो है ना इंसाफ का जो तराजू है ना, फाइल देख के वो किसी के हक में या किसी के खिलाफ जाए, फिर उसको इंसाफ के मुताबिक जाते रहना चाहिए। हम तो क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, हम तो उसको, हमारी कई कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी फर्क हो सकता है। मैं 2 मिनट की मान लेता हूँ, अच्छा उन्होंने कहा कि अच्छा आज मजे की बात देखें, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर। नाज़रीन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और चीफ जस्टिस ने कही, मुझे भी अचानक से याद आ गया। उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें गालियाँ दी जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर और हमारे सामने आके कोई बात नहीं करता। फिर साथ ही कहा कि नहीं, अब तो सामने आके भी शुरू हो गए, कोर्ट के अंदर भी अजीब अजीब ड्रामे लगना शुरू हो गए, सामने आके लोग कहना शुरू हो गए हमें। तो ठीक है, मैं अपनी ज़ात के ऊपर कोई बात आती है तो मैं कभी सामने कहा, उसने फिर वो किधर है? वो सर पहले तो पुलिस के पास था, अब अस्पताल के पास है, डॉक्टरों के पास है। वो जुगनू काज़मी साहिबा के वालिद मुस्तफ़ैन काज़मी, जुगनू काज़मी यहाँ पे लॉ क्लर्क रही हैं, फिर रिसर्चर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के साथ रही हैं वो। तो आई मीन क्या अब इस पर कहा जा सकता है? आप कहीं जा रहे हैं, हम तनकीद करेंगे, हाल देख ले जो तनकीद करने वालों को क्या होता है। नहीं, तनकीद तो हम करेंगे, ये हाल भी होते रहे हमारे, तनकीद भी होती रही है, हम नहीं होंगे कोई और होगा, तनकीद तो जारी रहेगी। अगर पिछले 77 साल में अगर पाकिस्तान में सहाफ़ी अगर किसी भी जुल्म जबर से किसी ज़माने में चुप कर गए हों तो मुझे बता दें कोई एक वाक़या। एग्जैक्टली, ठीक है, तो सहाफ़ी के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? चलें आज आप जबर कर लें, मैं सब्र कर लूँगा, वक्त गुजर जाएगा ना, बिल्कुल एक दिन आएगा ना। अभी 3-4 साल पहले जो लोग बहुत पावर में थे, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता था, आज हर बंदे का थंबनेल होता है फैज़ मीर। मैं तो नहीं बनाता, एक बंदा गुजर चुका है, उसकी अब इख्तियार ही नहीं है, उसके ऊपर मैं क्या करूं? वैसे आज अदालत में भी उनका जिक्र हुआ। हाँ हुआ है। आप डायनो वैली में भी जी उनका ताल्लुक उनसे है। नहीं, डायनो वैली में नहीं, वो एक और नॉर्थ रिज, हाँ नॉर्थ रिज, उसके वो उन्होंने कहा कि जी इसके मालिक का ताल्लुक भी जो है ना वो फैज़ मीर से था। तो बहरहाल अब चीफ कमिश्नर से और इस्लामाबाद से और CDA वगैरह से डिटेल मांगी गई है उसकी कि ये किसका है, क्या हिसाब है, लेटर मोटर। वो C12 के पास बताया कि मैं एक चीज़ बता दूं, ज़िया-उल हक ने मतलब हर पावर यूज़ की थी ना, तख्ता उलट दिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब एक हवाला बना हुआ है, जिस बंदे ने उठना है उसने कहना ये ज़िया दौर नहीं है, या आप ज़िया दौर जैसे, मतलब एक हर बंदा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वक्त गुजर जाता, अपना दौर आप अच्छा रखें, उसमें इंसानी हकूक़ देखें हैं नहीं हैं, आप बिल्कुल शफाफ तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो फिर पब्लिक परसेप्शन या हिस्ट्री खुद आपकी साइड पे आ जाएगी। तारीख़ कभी किसी से ज़्यादती करती ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आज तक मुझे बता दें कोई बहुत अच्छा करैक्टर था मालूम इंसानी तारीख़ में, लेकिन तारीख़ ने उसे जुल्म किया, उसे गलत साबित किया होगा, ऐसा हुआ ही नहीं। जो गलत था उसी को गलत लिखा गया है, और हिस्ट्री में आपको दलील ढूंढने से नहीं मिलती। और हिस्ट्री इस हवाले से बड़ी जालिम है, वो किसी का कुछ नहीं छोड़ती। नो बिल्कुल नहीं छोड़ती। तारीख इसीलिए जालिम कहा जाता है ना, वो एक विदाउट एनी फियर और फेवर करती है ना। वो कहता है कि ये दिन है जिसे हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं ताकि खरा खोटे से अलग हो जाए, और वो होता रहता है। ये कानून कुदरत है, इसमें कोई वो हो ही नहीं सकता, दूसरी राय हो ही नहीं सकती। आप बस रहने दें यार। चलें पर इस पर कंक्लूड करते हैं। तो नाज़रीन दूसरी वीडियो के साथ आएंगे कुछ मज़ीद चीज़ें लेके। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।